हाय फ्रेंड्स। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, मेरी अपनी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ और मेरा ट्रीटमेंट भी अभी चल ही रहा है, इसीलिए मैं ये नहीं बताना चाहती कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, मैं एक कंपल्सिव लायर हूँ। जैसा मैंने कहा, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। डॉक्टर इसे पैथोलॉजिकल झूठ भी कहते हैं। इसका मतलब डॉक्टर के नज़रिए से मैं बीमार हूँ। मुझे पता है ये अजीब लगता है, लेकिन मेरी बीमारी झूठ बोलना है। कंपल्सिव लायर होने का क्या मतलब है? ये एक बीमारी क्यों है? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या इसका कोई इलाज है? जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनके सवालों का जवाब एग्जाम्पल के साथ देने की कोशिश करूंगी। मैं आपको जल्द ही अपना सबसे बड़ा झूठ भी बताऊंगी। जब वो झूठ पकड़ा गया तो मेरे मॉम डैड को मेरी इस कंडीशन का पता चला और मेरा इलाज शुरू कर दिया। यूजुअली लोग ज़रूरत पड़ने पर झूठ बोलते हैं। वैसे सभी लोग झूठ बोलते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप अपनी छोटी सिस्टर के साथ खेल रहे हो और आप गलती से अपनी मॉम का फेवरेट वास तोड़ देते हो। तुम्हारी मॉम आवाज सुन के किचन से आती है। वो गुस्से में पूछती है, ये किसने किया? आप पनिशमेंट के डर से अपनी सिस्टर की तरफ इशारा करते हैं। आप उसे ब्लेम करते हुए कहते हैं, उसने किया। मैंने उसे कितनी बार कहा वो यहाँ नहीं खेल सकती, लेकिन वो नहीं सुनती। आपकी मॉम आप पर ट्रस्ट करती है या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऐसी सिचुएशन में आपके झूठ बोलने का एक रीज़न है। पैथोलॉजिकल लायर्स को झूठ बोलने के लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। हम बेवजह बड़े और छोटे झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना हमारी लाइफ का हिस्सा है। जब हम इतना झूठ बोलते हैं तो हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। हम कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। हम एक तरह का कन्विंस करने का गेम खेलते हैं। पहले हम कहते हैं, देखते हैं कि मैं कितना अच्छा झूठ बोल सकती हूँ। फिर हम एक गेम शुरू करते हैं। मैं सोचती हूँ कि क्या मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊंगी। एक पार्क है जहाँ मैं अपने डॉग को घुमाने ले जाती हूँ। एक बार मेरा डॉग किसी दूसरे डॉग से लड़ने लगा। उसकी ओनर मेरी ही उम्र की लड़की थी। जब डॉग शांत हुई और खेलने लगे, हम बैठ के बातें करने लगे। जब हम बात कर रहे थे, मैं अपने मन में झूठ सोच रही थी। उसने पूछा, स्कूल के अलावा तुम क्या करती हो? मैंने कहा, मैं ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग ले रही हूँ। उसने कहा, रियली? कौन सा स्पोर्ट? और मैं एक कहानी सुनाने लगी। मैं तब से स्विमिंग कर रही हूँ जब मैं छोटी थी। मुझे ये उतना पसंद नहीं था, लेकिन मेरी मॉम मुझे स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करती हैं। एक दिन मेरे कोच ने देखा कि मैं दूसरे बच्चों से बहुत फास्ट हूँ। कोच ने उन्हें पूल से बाहर निकलने के लिए कहा और मुझे 4 लैप स्विम करने के लिए कहा। उन्होंने मेरी टाइमिंग नोट की। जब मैंने फिनिश किया, वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा, तुम अमेजिंग हो, अनबिलीवेबल हो। उस दिन हमने रियलाइज़ किया कि मुझ में नेचुरल टैलेंट है। मेरे कोच ने मुझ पर compete करने के लिए प्रेशर डाला, लेकिन मैं प्रोफेशनल स्विमर नहीं बनना चाहती थी। जैसा मैंने कहा, मुझे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है और एक प्रोफेशनल स्विमर बनने का आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो सब बड़े ध्यान से सुन रही थी। बीच बीच में वो कहती, हाँ, तुम्हारे जैसे लोग हैं जिनमें हिडन टैलेंट होता है। मुझे लगता है कि तुमको ये करना चाहिए। जब मैंने देखा वो मुझ पर ट्रस्ट कर रही है, तो मैं अपने झूठ को फिल्म सिनेरियो में बदलने लगी। उसने पूछा, उन्होंने आपको ओलंपिक्स में जाने के लिए कैसे मनाया? अब मेरा थोड़ी एक्टिंग का टाइम था। मेरे डैड, मैंने आंसू रोकते हुए कहा, मैंने पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में अपने डैड को खो दिया और मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं रोने लगी थी। उसने एक टिश्यू निकाला और मुझे दे दिया। उसने कहा, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इसे शेयर करने से सच में अच्छा लगता है। मेरे डैड हमेशा स्विमिंग प्रैक्टिस में आने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। वो हमेशा कहते थे, मुझे तुम पर गर्व है, और बाद में मुझे गले से लगा लेते थे। लेकिन मैंने उन्हें प्राउड फील कराने के लिए कुछ नहीं किया। अगर मैं compete करती और कुछ जीत जाती तो वो बहुत खुश होते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए अब मैं ओलंपिक्स में जाऊंगी, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूंगी और कैमरा में बताऊंगी, ये मेरे डैड के लिए गिफ्ट है। अब मेरी नई फ्रेंड भी रो रही थी। मैं शॉर्ट डिस्टेंस स्विमिंग में अच्छी हूँ। प्रैक्टिस के टाइम मैंने 50 और 100 मीटर फ्री स्टाइल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। मैं अपने डैड को एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड देने जा रही हूँ। मैं दिन में 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा गोल अभी के रिकॉर्ड से बहुत अच्छा करने का है, ताकि वे लंबे टाइम तक मेरे रिकॉर्ड को तोड़ ही ना पाएं। तब मेरी सक्सेस मेरे डैड को प्राउड करवाएगी। मुझे पता है कि वो मुझे ऊपर से देखते हैं,
मैं उन्हें प्राउड करने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती। हमने एक दूसरे को हग किया और रोने लगे। वो अनबिलीवेबल था। मैंने पहले भी बहुत झूठ बोले थे, लेकिन कोई भी उनमें से इतना अच्छा नहीं था। उस रात मुझे जीत के बाद एक जनरल के जैसे खुशी हुई। जब भी मैंने उस बात को अपने दिमाग में सोचा, मैं खुद को और एडमायर करने लगी। फिर भी जब आपकी ये कंडीशन होती है, आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, तो आपको केयरफुल रहना होता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं अपने दोस्त और फैमिली से बड़े झूठ नहीं बोलती, क्योंकि वो आसानी से उसको पकड़ लेंगे और उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आप किसी ऐसे इंसान को आसानी से मना सकते हो जिसे आप अभी मिले हैं और आगे कभी नहीं मिलेंगे। मैंने एक बार दोस्तों और फैमिली से झूठ ना बोलने का रूल तोड़ा और मेरी मॉम डैड को मेरी कंडीशन का पता चल गया। अब मैं आपको उस झूठ के बारे में बताने जा रही हूँ। एक वीकेंड में शहर के एक दूसरे पार्ट में अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। जब मैं अपने फ़ोन पर मैप देख रही थी, मैं एक आदमी से टकरा गई। वो एक गंजा और दाढ़ी वाला इंसान था। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा। मैंने सॉरी बोला और चलने लगी। जब मैंने पीछे देखा तो वो मेरा पीछा कर रहा था। यह मुझे ऐसा लगा जब तक वो दूसरी गली में नहीं मुड़ा। मुझे लगता है कि उसे भी मेरी डायरेक्शन में ही जाना था। जैसे मैं अपने दोस्त के घर के पास पहुंचने वाली थी, मुझे आइडिया आया। क्या होगा अगर मैंने अपने क्लोज फ्रेंड से एक बार ऐसे आदमी के बारे में झूठ बोलूं जो मुझे फिर कभी ना मिले? ये इस पार्टी को मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए अनफॉरगेटेबल बना देगा, ऐसा मैंने सोचा। मैंने तब झूठ को एक्ट करना शुरू कर दिया था। मैंने अपना फ़ोन बंद करा और उसे अपने बैग के साथ डस्टबिन में फेंक दिया। इस तरह मुझे नया फ़ोन भी मिल जाएगा। जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंची तो मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी और मैं रो रही थी। जैसे ही मैं अंदर गई, सब लोग पार्टी भूलकर मेरे आसपास जमा हो गए। मैंने बिना किसी शर्म के अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। मैं अपने फ़ोन पर मैप देखते हुए चल रही थी। अचानक मेरे सामने एक आदमी आया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे अपने बैग और फ़ोन दे दूं। इससे पहले मैं कुछ समझ पाती, उसने मेरा बैग पकड़ लिया। जब मैं उसे अपना फ़ोन दे रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा कि कितने साल की हूँ। मैं पागलों की तरह रोने लगी और मुझे घसीटने लगा। तभी एक अपार्टमेंट के अंदर से कोई चिल्लाया, "उसे जाने दो, मैं पुलिस को बुला रही हूँ।" और वो घबरा गया। मैं बिना पीछे देखे भागने लगी। उस लेडी ने मेरी लाइफ बचाई थी, लेकिन मेरा फ़ोन और मेरा बैग चोरी हो गया। मेरा गोल सभी का ध्यान खींचने का और फिर पार्टी एंजॉय करने का था। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे दोस्त के डैड एक हाई रैंक पुलिस ऑफिसर थे। जैसे ही उनको पता चला, वो तुरंत घर आ गए। उन्होंने मुझे बार बार सॉरी कहा। उन्होंने कहा, ये बहुत बुरा था, एक गेस्ट को ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ा। हम पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया। तभी एक चित्रकार आया और उसने मेरी दी हुई डिटेल से स्केच बनाया। मुझे अफसोस है मैंने किसी और का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। एक बेवकूफ़ की तरह मैंने उस गंजे आदमी की डिटेल्स दे दी जो मुझे सड़क पर टकराया था। नेक्स्ट वीक मेरे दोस्त के डैड घर आए और वो मुझे और मेरी फैमिली को पुलिस स्टेशन ले गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया था। वो हमें एक रूम में ले गए। हम उस आदमी को टू वे मिरर से देख सकते थे। क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें लूटा? उन्होंने पूछा। वो सच में वही आदमी था। उन्होंने कहा वो पिछले साल जेल से छूटा था और उसका ऐसे ही क्राइम्स का रिकॉर्ड है। बाहर आने के बाद से उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन इस तरह के इंसान कभी नहीं सुधरते। जाहिर है वो फिर से क्राइम के रास्ते पर आ गया। पुलिस श्योर थी कि उन्हें सही आदमी मिल गया है। ऑब्वियसली मैं वहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए थी। मैं डर से कांप रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे नहीं पता था क्या करना है। अगर मैं कहती हाँ ये वही है, तो मैं एक इनोसेंट को जेल भेजने के लिए जिम्मेदार होती। मैंने उसकी इतने अच्छे से डिटेल्स दी थी। वो बिल्कुल स्केच वाले इंसान जैसा ही लग रहा था। वो इतना सिमिलर था कि मैं उसे मना ही नहीं कर सकती कि वो ये इंसान नहीं है। अचानक मैं रोने लगी। मेरी मॉम ने मुझे हक कर लिया। मैं बड़बड़ा रही थी। मैंने झूठ बोला। मैंने फिर से झूठ बोला। रूम में सभी ने शॉक होकर मुझे देखा। हाँ? मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने झूठ बोला था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं होश में ही नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी शर्मिंदगी महसूस करूँगी। जब हम घर वापस आए तो मेरे मॉम डैड बहुत दुखी थे। उनकी एक ही बेटी थी, वो भी लायर। पर वो मुझसे गुस्सा नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, वो लोग बहुत दुखी थे। उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ली। पहले सेशन में मैंने सब कुछ ऑनेस्टली बताने की कोशिश करी। तब डॉक्टर ने मुझे और मेरे मॉम डैड को बताया वो किस तरह की थेरेपी करने जा रही हैं।
जाहिर है ये एक टफ प्रोसेस होने वाला था जिसमें मेडिसिन और थेरेपी दोनों होंगी। हम नहीं जानते कि ये कब तक चलेगा। जाहिर है ट्रीटमेंट की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि मैं कितनी सीरियस हूँ। मैं वास्तव में इससे ठीक होना चाहती हूँ और मैं सक्सेसफुल ज़रूर होंगी, चाहे कुछ भी हो। मुझे सुनने के लिए थैंक्स। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय। हाय, मेरा नाम जिजेल है। मैं 16 साल की हूँ। मेरी बहन डॉन मुझसे 3 साल बड़ी है। पहले हम दोनों की बहुत बनती थी, लेकिन अब हम लोग बात भी नहीं करते जब तक कि ज़रूरत ना हो। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेरे डैड जब छोटे थे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे कमाए। मैं और मेरी बहन एक मेंशन में बड़े हुए। हमारा फेवरेट गेम हाइड एंड सीक था, क्योंकि उस मेंशन में बहुत सारे कमरे थे जहाँ हम छुप सकते थे। हमारे घर में 4 अलग अलग कंट्रीज से नैनीज थे ताकि हम बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकें। कभी कभी जब हम उठते थे तो हमारी मॉम बोलती, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। हम प्लेन में बैठते और न्यूयॉर्क में जाके शॉपिंग करते। मतलब ये है कि हमारी जिंदगी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। पिछले साल दुर्भाग्य से ये सब खत्म हो गया। मेरे डैड की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो शॉपिंग मॉल बनाती थी। जब प्रॉपर्टी मार्केट में क्राइसिस आए तो डैड बैंक से लिया हुआ लोन नहीं चुका पाए। बैंक ने न सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया बल्कि मेरे डैड की पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया। वो हमारे घर आए और सारा फर्नीचर, मॉम की ज्वेलरी, सारे पेंटिंग्स और हमारे सारी गाड़ियां ले गए। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमको भी घर से निकाल दिया और ऐसे हमारी फेरी टेल खत्म हुई। हम एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। उस दिन रात को डैड हमसे बात करना चाहते थे। वो बोले, हम अपना सब कुछ खो चुके हैं, हमको फिर से स्टार्ट करना होगा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने पहले भी ये किया हुआ है। उस टाइम मैं अकेला था, पर इस बार हम एक साथ करेंगे। मेरी मॉम और मैं बहुत प्रभावित हुए। हमने रोते हुए अपने डैड को गले लगा लिया, लेकिन मेरी बहन ने ऐसा नहीं किया। वो डैड से बोली, मैं ऐसे गरीबों की तरह नहीं रह सकती। हम आपकी वजह से मुसीबत में हैं और मैं आपसे नफरत करती हूँ। मेरे डैड बहुत ही शॉक्ड हो गए। पहले तो उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। फिर वो दुखी होते हुए बोले, तुम सही बोल रही हो, ये सब मेरी गलती है, पर मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। डैड के पास थोड़े से पैसे बचे थे और वो उससे एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे। उन्होंने थोड़ी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने एक कार वॉश खोलने का सोचा। मेरी मॉम और मैं भी कुछ अर्न करना चाहते थे जिससे हम भी हेल्प कर सके। मॉम ने पियानो लेसन देना शुरू किया और मैं फ्रीलांस वेबसाइट में ट्रांसलेशन का काम करने लगी। काश डॉन ने भी हमारा साथ दिया होता। ये हमारी फैमिली का साथ में काम करने का समय था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि अच्छे दिन अब खत्म हो चुके थे। उसने अभी कॉलेज जाना शुरू किया था। वो बस से जा रही थी जो उसको हमारे घर से सीधा स्कूल ले जाती थी, लेकिन वो हमेशा कंप्लेन करती थी। एक दिन रात को वो बोली, डैड मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे एक कार चाहिए। आज एक होमलेस आदमी मेरे साथ बैठ गया और मुझको उतर के पैदल जाना पड़ा क्योंकि मैं उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे डैड ने आराम से बोला, तुम मेरी कार ले जाओ अगर जरूरत है, मैं बस से चला जाऊंगा, हम अभी नई कार अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर डॉन बोली, डैड क्या आप उस खटारा को कार बोल रहे हो? उसको तो होमलेस इंसान भी नहीं लेगा। और वो उन पर हंसने लगी। डैड डॉन पर गुस्सा नहीं हुए क्योंकि उनको अफसोस हो रहा था। ठीक है, तुम सही हो, तो फिर इस बर्थडे पर तुम्हारा प्रेजेंट एक कार होगी, उन्होंने कहा। डॉन इतनी खुश हुई कि उसने डैड को गले लगा लिया और बोली, डैडी आप बहुत अच्छे हो। डैड ने कुछ टाइम पहले ही कार वॉश खोला था। हमको पता था कि उन्होंने उसमें सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वो डॉन के लिए कहाँ से कार खरीदने वाले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहन इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है। उसका बर्थडे 16 अप्रैल को आता है। जैसे जैसे दिन पास आ रहा था वो डैड से पूछती रहती थी कि उसके लिए कौन सी कार ला रहे हैं, पर डैड हर बार इस बात को टाल देते थे। आखिरकार डॉन का बर्थडे आ गया। मेरी मॉम सुबह जल्दी उठ गई और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाया। पूरे घर में उन्होंने छोटे छोटे से कार्ड लगाए जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा था, लेकिन डॉन को इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं था। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने अपनी मॉम से पूछा, डैड मेरे लिए कौन सी कार लाए हैं? मुझको लगा था कि डैड काम पर गए थे, पर बाद में पता चला कि वो डॉन के लिए कार लेने गए थे। वो जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब आए। डॉन ने खुशी से कूदते हुए बोला, डैड मेरी कार कहाँ है? डैड ने हंसते हुए उसको एक छोटा सा बॉक्स दिया। डॉन को पता था कि उस बॉक्स के अंदर कार की चाबी है। वो ये देखना चाहती थी कि कार कौन सी कंपनी की है। उसने रैपिंग पेपर फाड़ा और की में किया का लोगो देख के वो खुश हो गई। वो बोली, क्या आप मेरे लिए एसयूवी लाए हो? ये वो ब्रांड तो नहीं जो मुझको चाहिए था, पर कोई नहीं। फिर वो बाहर गई और हम उसके पीछे गए।
जैसे ही उसने कार देखी वो गुस्सा हो गई। डैड उसके लिए एसयूवी नहीं बल्कि किया की सबसे छोटी कार लाए थे। मुझे वो बहुत ही क्यूट लगी, पर मेरी बहन को ऐसा नहीं लगता था। वो डैड से बोली, तो मैं ये डिजर्व करती हूँ? क्या है ये खिलौने वाली कार? डैड बहुत ही दुखी हो गए। वो बोले, मैं यही अफोर्ड कर सकता था, अभी यही चला लो, थोड़े हालात ठीक होने पर हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे। लेकिन डॉन उनकी नहीं सुनने वाली थी। गुस्से में वो उन पर चिल्लाने लगी, डैड आज मेरा बर्थडे है, आप समझते हो मेरा बर्थडे, मैं बस साल में एक दिन खुश होना चाहती थी, पर आप वो भी नहीं कर पाए। आप अपने आप को एक फादर कैसे बोल सकते हो? मुझे नहीं लगता आप डिजर्व भी करते हो। ये सब बोल के डैड की तरफ चाबी फेंकते हुए वो घर को भाग गई। मैंने कभी डैड को इतना दुखी नहीं देखा था। वो घुटनों में बैठ गए और सर पकड़ लिया। मॉम उनके पास आई और डैड को गले लगा लिया। वो कुछ देर ऐसे ही रहे। फिर अचानक से डैड खड़े हुए और उन्होंने ज़मीन से चाबी उठाई और बिना कुछ बोले गाड़ी से चले गए। मेरी बहन शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकली। मॉम और मैं डिनर बना रहे थे। डॉन कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। वो थोड़ा सरप्राइज्ड लग रही थी और वो बोली, डैड ने मुझको फ़ोन किया और बाहर आने के लिए कहा है और कहा मेरे लिए सरप्राइज है। जब हम बाहर गए हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। डैड एक पॉश के एसयूवी के बगल में खड़े थे। डॉन खुशी से डैड की तरफ कूदी और वो कार की तरफ भागी और उसमें बैठ गई। मॉम और मैं बहुत कंफ्यूज थे। पुराने दिनों में ये आम सा बर्थडे प्रेजेंट होता था, लेकिन अभी की हालत में डैड के लिए ये अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था। फिर कुछ हफ्ते बाद हमको पता चला कि आखिर हुआ क्या था। मेरी सिस्टर को अपनी नई कार बहुत पसंद थी। वो हमको इधर उधर छोड़ने जाती थी ताकि वो कार चला सके। वो मुझको स्कूल छोड़ने आती और मॉम को स्टूडेंट्स के घर पर। एक दिन वो मुझको स्कूल से लेने आई। जब मैं बैठी तो उसने पूछा, क्या हम डैड के पास जाएं? मैं कार भी वॉश करवा लूँगी क्योंकि जब से ये आई तब से धुली नहीं है। मैं उससे अभी तक बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं बहुत गुस्सा थी। मैंने बस सर हिला दिया। जब हम डैड के कार वॉश में पहुंचे तो एक आदमी ने कार ली और उसको कार वॉश में ले गया। डॉन बोली, चलो कप केक ले लेते हैं, डैड को पसंद है। रोड के पार एक बेकरी थी। हम गए और कप केक लेकर कार वॉश में वापस आ गए। हमने डैड के ऑफिस में देखा पर वो वहाँ नहीं थे, लेकिन हम रजिस्टर वाले आदमी को जानते थे। हे फ्रेड, डैड कहाँ हैं? हमने पूछा। उसने बाहर की तरफ इशारा किया। हम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए जब हमने देखा कि डैड डॉन की कार को वॉश कर रहे थे और उन्होंने ब्लू कपड़े और येलो रबर बूट्स पहने हुए थे। वो बाकी के वर्कर्स की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। मैंने फ्रेड से पूछा, डैड कार क्यों वॉश कर रहे हैं? तो तुम दोनों को नहीं पता? वो बोला। हम बोले, हमको क्या नहीं पता? उसने कहा, तुम्हारे डैड ने कुछ हफ्ते पहले कार वॉश बेच दिया। अब ये कार वॉश उनका नहीं है। अब वो यहाँ कार वॉश करने का काम करते हैं। हम सब बहुत सरप्राइज थे, लेकिन वो बोले कि उनको अभी ही बेचना है क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। ये बहुत बुरा हुआ क्योंकि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। डैड ने कार वॉश बेच दिया ताकि वो डॉन के लिए उसकी पसंद की कार ले सकें। इसके अलावा वो और कहीं से भी कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही अजीब था, पर वो वही कार वॉश कर रहे थे जो उन्होंने बिजनेस बेच कर ली थी। मेरी बहन और मैं बहुत ही शॉक्ड थे। डॉन बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी, पर वो टाइम को वापस नहीं ला सकती थी। उस रात को उसने डैड से बार बार माफ़ी मांगी। डैड बोले, तुम लोग जिस चीज़ से भी गुजरे हो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मुझको तुम लोगों को इस पोजीशन में नहीं लाना चाहिए था। खुशकिस्मती से मेरी बहन को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो बोली, नहीं डैड, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं कुछ भी डिजर्व नहीं करती हूँ। काश मुझको ये पहले समझ आ गया होता। अगर आप मुझको माफ़ कर देते हो तो भी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उस दिन के बाद से उसने कार को कभी भी हाथ नहीं लगाया। वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगी। वो स्कूल के बाद जाती है और देर रात तक काम खत्म करती। वो ज़्यादा अर्न नहीं करती थी, पर वो जो भी अर्न करती थी वो सीधा डैड को दे देती थी। और डैड ने मॉम के बहुत बार बोलने के बाद भी कार बेचने से मना कर दिया। और हमारे पास एक ब्रांड न्यू एसयूवी है जो हमारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ी रहती है। मुझे विश्वास है जितनी बार भी डॉन उसको देखती है उसे बहुत अफसोस होता है। क्या पता शायद इसीलिए डैड उसे वहाँ रखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और ये है मेरा भाई रोहित। ये अभी अभी स्कूल से आया है और अभी इसे 4 घंटे हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने जाना है। क्यों? क्योंकि उसे मॉम डैड के बहुत से पैसे लौटाने हैं। बेशक एक बच्चे के लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, इसीलिए वो हफ्ते में 7 दिन काम करता है,
लेकिन अगर वो स्कूल खत्म होने तक भी इस तरह से काम करेगा, तब भी वो मॉम डैड के पैसे नहीं लौटा पाएगा। डैड कहते हैं जितना हो सके वापस करो और टाइम आने पर बाकी के बारे में सोचेंगे। रोहित स्कूल के बाद हर दिन रेस्टोरेंट पर बर्तन धोने जाता है और वीकेंड पर पड़ोस में छोटे मोटे काम करता है। अगर मौसम अच्छा होता है तो वो घर के बाहर नींबू पानी का स्टॉल लगाता है। उसका कहना है कि सबसे ज्यादा पैसे इसी से आते हैं। जब मौसम अच्छा नहीं होता है तो वो पड़ोसियों के घास काटने या उनके डॉगी को घुमाने का काम करता है। मेरे मॉम डैड साथ में एक गिफ्ट शॉप चलाते हैं। वे दोनों वर्कहॉलिक हैं और सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो सुबह 8 बजे जाते हैं और रात को 9 बजे तक वापस आते हैं। ये सब होने का रीजन यही है। आजकल शाम को हम ये करते हैं कि पहले सब साथ में डिनर करते हैं, फिर रोहित अपने रूम से वो सारे पैसे लाता है जो उसने उस दिन कमाए होते हैं और डैड को दे देता है। डैड पैसे गिनते हैं और नोट पैड में लिखते हैं। फिर वो रोहित को बताते हैं कि उसने अभी तक कितने पैसे लौटाने हैं। तो रोहित को मॉम डैड को इतने पैसे क्यों देने हैं? वो इतनी मेहनत क्यों करता है और वो क्यों पैसे बिना कंप्लेन के उन्हें देता है? अब आपको इसके बारे में बताने का टाइम आ गया है। जैसा मैंने पहले बताया है, मेरे मॉम डैड साथ में काम करते हैं और काम ही उनकी लाइफ है। उनके ज्यादातर कस्टमर टूरिस्ट होते हैं और उन्हें साल के हर दिन अपनी गिफ्ट शॉप खोलनी पड़ती है। इसीलिए रोहित और मुझे हमेशा अकेला रहना पड़ा। इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपना ध्यान रखना सीखते हैं और दूसरी तरफ मॉम डैड का डिसिप्लिन नहीं होता है। हमसे पूछने वाला कोई नहीं होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया। हमारे मॉम डैड शाम को इतने थके हुए घर आते हैं कि उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता है। मैंने हमेशा सोचा कि ये अच्छा है। मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के प्रेशर के बिना बड़े होना अमेजिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं था। उसने मॉम डैड की एब्सेंस का फायदा उठाया और वीडियो गेम्स पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। वो ये महीनों से कर रहा था। इस तरह उसे पता चला कि उसे मॉम डैड के डिसिप्लिन की कमी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक हमें इसका पता चला, रोहित ने हमको लगभग सड़क पर ला दिया था। स्कूल के बाद रोहित और मैं अपने रूम में जाते और हम तब तक बाहर नहीं निकलते थे जब तक मॉम डैड वापस घर नहीं आते। मैं हमेशा पहले अपना होमवर्क करती, फिर अपने दोस्तों से बात करती, टीवी देखती या टिकटॉक और यूट्यूब पर टाइम स्पेंड करती। जब भी मैं रोहित के रूम में जाती, वो हमेशा वीडियो गेम खेल रहा होता। इसीलिए मुझे पता था वो अपना ज्यादातर टाइम गेमिंग में बिताता था और मुझे पता था कि उसकी एज के सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं, इसीलिए मुझे चिंता नहीं थी। लेकिन फिर पता चला कि वो मॉम डैड का बहुत सा पैसा उन गेम्स पर खर्च कर रहा था। एक दिन हम स्कूल से वापस आए, हमेशा की तरह। हमने लंच किया और अपने रूम में चले गए। आधे घंटे बाद मैंने कुछ सुना। रोहित का दरवाजा अचानक खुला और डैड उस पर चिल्लाने लगे। डैड दिन में कभी घर नहीं आते थे, इसीलिए मैं घबरा गई और देखने गई कि क्या हो रहा है। डैड के पास एक क्रेडिट कार्ड था। वो रोहित पर चिल्लाते हुए बोले, आखिर ऐसा क्या खरीदा जिसकी लिमिट खत्म हो गई? और ये कंपनी का कार्ड है, तुमको इस कार्ड का नंबर कैसे मिला? इस तरह मुझे पता चला रोहित ने मॉम डैड के क्रेडिट कार्ड से गेम्स पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। मेरे मॉम डैड इस कार्ड को स्टोर का सामान खरीदने के लिए यूज करते थे। क्योंकि वो अलग अलग लोगों से सामान खरीदते थे, इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि रोहित उसको यूज कर रहा था। जब मेरी मॉम ने कुछ खरीदना चाहा तो पता चला कि क्रेडिट की लिमिट खत्म हो चुकी है। उन्होंने मेरे डैड को बताया। क्योंकि कार्ड की लिमिट बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब मेरे डैड ने बैंक में फोन किया तो उन्हें इन सब के बारे में पता चला। जाहिर है वो गुस्से में थे और रोहित से इस बारे में बात करने के लिए घर आए। वो रोहित की लाइफ की शायद सबसे बुरी रात थी। डैड ने उससे गुस्से में पूछा। तब उसने डिटेल में बताया कि उसने वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं। मैं वीडियो गेम्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैंने बस कैंडी क्रश खेला था जब मेरे फ्रेंड्स इसको खेलते थे, बस इतना ही। इसीलिए रोहित ने जो कुछ कहा मुझे वो समझ नहीं आया। जैसे कि मुझे याद है रॉब्लॉक्स नाम का एक गेम के लिए उसने एक महंगी टोपी खरीदी थी। हाँ, मैंने टोपी कहा, लेकिन ये असली टोपी नहीं थी। आपका कैरेक्टर इस गेम में टोपी पहनता है
मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित इतना भोला हो सकता है। डैड कहते हैं स्टोर में इतना पैसा कमाने में 4 दिन लगते हैं। वो इतने नाराज थे कि उन्होंने रोहित से पूछा, तो टोपी कैसी है, अच्छी है ना? रोहित को इतना भी नहीं पता चला कि ये डैड का सरकाजम था। डैड ये सच में अच्छी है, ये आपको भी पसंद आएगी। रोहित ने अपना रॉब्लॉक्स अकाउंट उनको दिखाते हुए कहा। उसके बाद डैड ने उसे गैराज से अपना टूल बॉक्स लाने को कहा। रोहित को अभी भी समझ नहीं आया और वो टूल बॉक्स लेकर आया। डैड ने एक रेंच निकाला और मेरे भाई के फोन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सबसे अजीब बात ये थी कि उन्होंने ये बहुत शांति से किया। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब वो समझ गया कि डैड कितने गुस्से में थे तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। असल में ये एक बहुत ही मजेदार सीन था, लेकिन मैं उस समय हंस नहीं सकती थी। गेम्स के अलावा रोहित ने यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स पर भी बहुत पैसा खर्च किया हुआ था। वो ट्विच पर एक लड़की का सबसे बड़ा डोनर भी बन गया और वो रोहित को थैंक्स कहने के लिए अपनी स्ट्रीम पर भी लाई। जब मामला शांत हुआ तो मैंने उसके चैनल पर वीडियो देखा। जब रोहित डोनेट करता है तो लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर लास्ट में वो खुशी से डांस करने लगती है। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि रोहित ने फैमिली के पैसे इस तरह बर्बाद किए। मैंने उससे पूछा वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने दुखी होकर कहा, ये मुझे असली पैसे नहीं लगे, मैंने उन्हें गेम के पैसे समझकर खर्च किया। मुझे अब और ज्यादा पछतावा है क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि असल में पैसे कमाना कितना मुश्किल है, लेकिन अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो रोहित को डैड के क्रेडिट कार्ड का नंबर कैसे मिला? डैड ने उससे पूछा क्योंकि वो क्यूरियस थे। रोहित का चेहरा लाल हो गया, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने नीचे देखते हुए कहा कि मैंने वो चुराया था। अब मेरे डैड गुस्से से लाल हो गए थे। तुमने इसे कब चुराया? वो चिल्लाए। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। आपके बर्थडे पर, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरी मॉम डैड को बर्थडे पर स्पा पर ले गई थी। हम सब उनके साथ स्पा गए थे क्योंकि स्पा के बाद हम सब एक साथ डिनर पर जाने वाले थे। जब डैड स्पा में थे तब हम कैफे में वेट कर रहे थे। रोहित ने ड्रेसिंग रूम में जाके डैड की वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाला और उसका नंबर एक पेपर पर लिख लिया। शुरुआत में वो फोर्टनाइट नाम की गेम में कुछ चीजें खरीदना चाहता था, लेकिन जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वो 2.5 महीने तक कार्ड का यूज बहुत सी अलग अलग जगहों पर करता रहा। अगले दिन डैड ने रिफंड के लिए उन सभी कंपनीज को अप्लाई किया जहां से रोहित ने चीजें खरीदी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से ज्यादातर ने मना कर दिया। कुछ ने तो उनके ईमेल्स का जवाब तक नहीं दिया। फिर डैड ने अपने वकील से बात की और उनके पास एक अजीब सुझाव था। उन्होंने डैड से कहा, अगर आप साबित कर दो कि आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था तो हम कोर्ट से सारे पैसे वापस करा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको रोहित की रिपोर्ट करनी पड़ेगी और जाहिर है फिर उसे अरेस्ट होना पड़ेगा, जिससे क्राइम रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन आपको चिंता की बात नहीं है, रोहित के छोटे होने के कारण जज उसको थोड़ा सा फाइन लगाकर छोड़ देंगे। डैड ने हमें डिनर पर बताया कि वकील ने क्या कहा। रोहित सच में डर गया था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। डैड ने कहा, क्यों नहीं, मुझे लगता है तुम इसी लायक हो। और रोहित रोने लगा। जाहिर है डैड ऐसा नहीं करने वाले थे, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने रोहित को फिर डरा दिया था। उस रात डैड ने कहा, क्योंकि हमें अपने पैसे वापस नहीं मिल सकते, ये रोहित पे कर्ज होगा, तुम काम करके इसे चुकाओगे। इस तरह रोहित का काम करना शुरू हुआ। मेरी मॉम की दोस्त ने उसे रेस्टोरेंट में जॉब दिलवाई। मैंने उसे पड़ोसियों के वहां पे काम करने का आइडिया दिया। रोहित अच्छी तरह जानता है कि उसने गलती की है, इसीलिए उसे कुछ भी कहते हैं तो वो करता है और बिना कंप्लेन के कोई भी काम करता है। क्या आप किसी को जानते हैं जो वीडियो गेम्स पर बहुत पैसे खर्च करता है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कहानी सुनने के लिए थैंक्स। अगर आप ऐसी और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।